A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 15th of September. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is Positive Climate. देखो पॉजिटिव का मतलब हो गया सकारात्मक, क्लाइमेट का मतलब हो गया मौसम, राइट? ऑन इंडिया एंगेजिंग द यूएस। एंगेज का मतलब होता है किसी के साथ जुड़ना या शामिल करना, द यूएस। तो इस आर्टिकल के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया ने अपना एक अग्रीमेंट किया है। इंडिया यूएस के साथ, अमेरिका के साथ उसने अपना एक एंगेजमेंट किया है। आने वाले टाइम के अंदर वो जो पूरा की पूरी दुनिया के अंदर जो एक पोल्यूशन, जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है, तो उस पोल्यूशन को किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, किस तरीके से पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया और यूएस के बीच में एक तरीके से अग्रीमेंट हुआ है, और उस अग्रीमेंट के तहत इस चीज को पर ध्यान दिया जाएगा कि किस तरीके से ये जो इन्वायरमेंट है, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जिससे हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा पल्यूट हो जाता है, तो किस तरीके से उस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो आज के इस आर्टिकल में हम इसी चीज को स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस आर्टिकल इन डिटेल। इंगेजमेंट, देखो इंगेजमेंट का मतलब किसी चीज के साथ जुड़ना होता है। इंगेजमेंट विद द यूएस, यानी फिलहाल इंडिया का जो अग्रीमेंट हुआ है यूएस के साथ, अमेरिका के साथ, शुड हेल्प इंडिया, ये मदद करेगा इंडिया को एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब बढ़ावा देना, किसी को बढ़ाना। मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है रिड्यूस करना। मिटिगेट का मतलब किसी चीज को कम करना। अडाप्टेशन एक्शन, अडाप्टेशन का मतलब होता है, देखो, द प्रोसेस ऑफ अडाप्टिंग टू समथिंग, मतलब जब कोई भी एक ऐसी प्रोसेस जिसके तहत आप किसी नई चीज को अडाप्ट करते हो, उसको एक्सेप्ट करते हो। तो इंडिया का फिलहाल जो यूएस के साथ जो एंगेजमेंट है, एसोसिएशन है, जो इंडिया का जो फिलहाल अमेरिका के साथ जो एक जुड़ाव है, उसके साथ जो एसोसिएशन है, जो अग्रीमेंट हुआ है, ये इंडिया को क्या करेगा, ये इंडिया को हेल्प करेगा, जिससे कि वो क्या कर सके, जो इंडिया की जो एक्शन प्लान है, जो प्लान है किसको कम करने के लिए, मिटिगेशन टू रिड्यूस, जिससे कि वो पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। अडाप्टेशन, जो नई नई स्कीम या एक्शंस की बात करें तो उनको वो एग्जीक्यूट कर सकती है। तो कहीं ना कहीं इंडिया का यूएस के साथ जो अग्रीमेंट होना, तो इंडिया जो कि एक पोल्यूशन के रिगार्डिंग एक प्रॉब्लम को फेस कर रही है, तो को इंडिया का जो एक्शन प्लान है उसको अडॉप्ट करने के अंदर हेल्प मिलेगी। एट द सेम टाइम उसका जो मिटिगेट करना है, पोल्यूशन को जो कम करना है, तो उस एक्शन प्लान को भी काफी मदद मिलने वाली है। इंडिया फ्रंट लाइन, फ्रंट लाइन का मतलब होता है सामने, सबसे आगे। इंडिया फर्स्ट लाइन पोजीशन, यानी इंडिया की जो पोजीशन है वो सबसे आगे है एज थर्ड हाईएस्ट इमीटर। देखो हाईएस्ट इमीटर, इमीटर का मतलब क्या होता है, देखो समथिंग दैट इमिट्स लाइट, नॉइज, सब्सटेंस, स्पेशली द गैस कार्बन डाइऑक्साइड एंड और ग्रीन हाउस गैसेस। देखिए, तो ये जो इमिट होता है, इमिट का मतलब होता है जो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती है उसको रिलीज करने की बात की गई है। तो यह इमिटर का मतलब हो गया रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए इंडिया के अंदर, तो इंडिया की जो पोजीशन है वो थर्ड नंबर की पोजीशन पे है इंडिया। किस मामले में, ग्रीन हाउस गैसेस के मामले में, कि इंडिया का जो प्लेस है वो थर्ड प्लेस पे है, जहां पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है शार्पन। शार्पन का मतलब होता है इंक्रीज करना, बढ़ा देना, फोकस। अब इंडिया ने इस बात को देखा है कि इंडिया का जो, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया का जो फिलहाल अगर एक कंडीशन देखा जाए, एक सिचुएशन देखा जाए, तो बहुत ज्यादा मतलब मात्रा के अंदर यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेस को रिलीज किया जाता है। तो इंडिया को अपना जो फोकस है, अपना जो कंसंट्रेशन है कि किस तरीके से इन ग्रीन हाउस गैसेस को रोका जाए, तो उसने अपना पूरा फोकस वहां पर बढ़ा दिया है ऑन इट्स फ्यूचर पॉलिसी। और उसकी जो फ्यूचर पॉलिसी रहेगी इंडिया के जो आने वाले टाइम के अंदर, कि किस तरीके से ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, किस तरीके से
इस ग्रीन हाउस गैसेस की जो प्रॉब्लम है इसको किस तरीके से टैकल किया जा सकता है, तो इंडिया को एक अपनी फ्यूचर पॉलिसी बनानी होगी टू मिटिगेट, जिससे कि मिटिगेट का कम कर देना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस अंडर द पेरिस एग्रीमेंट। और फिलहाल पेरिस एग्रीमेंट क्या है? इट इज एन एग्रीमेंट between some countries in which they ensure how to mitigate the pollution in the वर्ल्ड। और जो पेरिस एग्रीमेंट क्या है, ये कुछ कंट्रीज का एक एग्रीमेंट है जिसके तहत इस बात को क्या है, ये सारी के सारी कंट्रीज इस बात को लेकर कमिटेड है कि किस तरीके से दुनिया के अंदर जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सकता है। तो इंडिया भी एक पेरिस एग्रीमेंट का हिस्सा है, तो डेफिनेटली सी बात है उसको भी अपना ये जो कमिटमेंट है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से, तो इंडिया के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसको भी इस एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए पोल्यूशन को कम करना होगा। ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन होता है, बार बार जो रिलीज होता है, उसको भी क्या करना होगा, कम करना होगा। इट हैज एन इनफ्यूटेबल क्लेम टू बिग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल कार्बन बजट along with the other smaller nation with low historical emission। और ये इट यूज किया गया है, देखो यहाँ पर ना इट यूज किया गया है, ये पेरिस एग्रीमेंट के लिए यूज किया गया है। यानी पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से इट हैज एन इरफ्यूटेबल का मतलब होता है इनडिस्प्यूटेबल, जिसके ऊपर बहस नहीं की जा सकती है, क्लेम। और पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से मतलब ये क्लेम किया जाता है, इस बात का दावा किया जाता है टू अ बिग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग ग्लोबल, यानी ये पूरी की पूरी दुनिया है उसके अंदर कार्बन बजट की अगर बात की जाए कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को कम किया जा सकता है अलोंग विद द अदर स्मॉलर नेशन, दूसरे छोटे देशों के साथ विद लो हिस्टोरिकल इमिशंस, ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज जहां पर जो ग्रीन हाउसेस का जो रिलीज होता है, इमिशन होता है, ऑलरेडी वहां पर कम है। तो डेफिनेटली सी बात है, यहाँ पे बताने की बात ये की गई है पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से ये ग्लोबल के अंदर अगर पूरी दुनिया के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता जा रहा है, ग्रीन गैसेस है जो उसका इमिशन लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको तो कम करना ही करना है। एट द सेम टाइम जो छोटे नेशंस है, छोटे देश है, राइट, उनको भी क्या करना, उनको भी इस चीज के लिए इंस्पायर करना है कि वो आने वाले टाइम के अंदर ये जो ग्रीन हाउसेस जो रिलीज होती है उसको कहीं ना कहीं क्या कर सके, उसको कम करें। और पूरा का पूरा मतलब ये जो पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो इस एग्रीमेंट के हिसाब से ये जो पूरी दुनिया के अंदर जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का एक बहुत बड़ा एक फियर बना हुआ है, इस फियर को कम करना, इस पोल्यूशन को कम करना। बट रूम फॉर मैन्यूअरिंग, देखो मैन्यूअरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, पैतरेबाजी करना, has shrunk in a world facing record temperature and climatish weather events। देखिए, और फिलहाल मतलब अगर बात की जाए कि देखो मैन्यूवरिंग का मतलब होता है मैनिपुलेट करना, किसी चीज को मतलब पैतरेबाजी दिखाना। लेकिन अब मतलब कोई भी नेशन अगर किसी भी तरह की कोई पैतरेबाजी दिखाता है, मतलब ये जो अग्रीमेंट है, इस अग्रीमेंट के तहत अगर मतलब ये जो अग्रीमेंट है इसके तहत जो रूल सेट किए गए हैं अगर उसको फॉलो नहीं करता है तो डेफिनेटली सी बात है ये गलत चीज रहेगी। बट रूम फॉर मैन्यूवरिंग हैज श्रंक, श्रंक का मतलब डिक्रीज हो जाना इन अ वर्ल्ड फेसिंग, क्योंकि ये पूरी की पूरी दुनिया क्या कर रही है, अभी एक रिकॉर्ड टेम्परेचर, पूरी दुनिया के अंदर टेम्परेचर जो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, एंड क्लेमिटियस वेदर। क्लेमिटियस वेदर का मतलब हो गया, देखो क्लेमिटियस मतलब कैटास्ट्रॉफिक, विनाशकारी वेदर इवेंट्स। और ऑब्वियसली बात है जैसे कि अगर हम पिछले 2 साल का भी हम एक एग्जाम्पल लेकर चले तो बहुत सारे ऐसे नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे इनोसेंट लोगों की जान चली गई है। और ये जो नेचुरल डिजास्टर्स भी हुए तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं पोल्यूशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहा है, क्योंकि जैसे ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज होती है तो ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होती है, तो इस तरह की जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। देयर इज एस्केलेटिंग प्रेशर, एस्केलेटिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग, बढ़ता हुआ, प्रेशर बर्डन हो गया फॉर इंडिया टू कमिट इटसेल्फ टू द डेट व्हेन इट कैन अचीव नेट जीरो, रिमूविंग as much as greenhouse gases at it emits on the line of the goal set by the US and the European
यूनियन एंड मिड सेंचुरी एंड 2060 बाय चाइना। अब इंडिया के ऊपर एक प्रेशर बन गया है, इंडिया के ऊपर ये प्रेशर बना हुआ है कि इंडिया को भी इस बात को लेकर कमिट होना पड़ेगा, समर्पित होना पड़ेगा, उसको इस बात का कमिटमेंट देना होगा कहीं ना कहीं कि वो आने वाले टाइम के अंदर उसको एक डेट फिक्स करनी होगी कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक इंडिया भी अपना जो ग्रीन हाउसेस गैसेस का जो इफेक्ट है उसको किस पर्टिकुलर डेट तक कम कर लेगी। इंडिया को इस बात को कमिट करना होगा। एट द सेम टाइम अगर बात की जाए यूएस की और यूरोपियन जो यूनियन है, यूरोपियन यूनियन एज अ ग्रुप ऑफ सम कंट्रीज, ठीक है, तो इन सभी ने क्या किया, इन सभी ने ऑलरेडी ये कमिटेड है और उन्होंने इस बात को, उन्होंने अपना गोल सेट किया हुआ है कि मिड सेंचुरी की अगर बात की जाए 2050 के आस तक 50 तक की बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर कंट्रीज है अपना ग्रीन हाउसेस जो इफेक्ट है उसको क्या करेंगे, काफी हद तक कंट्रोल कर लेंगे। और चाइना ने कहीं ना कहीं 2060 तक बात कही है कि वो जीरो, देखो नेट जीरो का मतलब जो ग्रीन हाउसेज जो इम्पैक्ट होगा वो 0% तक मतलब ले आएंगे। तो चाइना ने 2060 तक की बात बोली है और यूरोपियन नेशन की अगर बात की जाए और यूएस की बात की जाए तो उन्हें 2050 तक इस बात को इंश्योर किया है कि जो ग्रीन हाउसेज जो इम्पैक्ट होता है वो नेट जीरो पे ले आएंगे। कब तक? 2050 तक लेकर आएंगे। तो इन पर्टिकुलर कंट्रीज का कमिटमेंट देखते हुए इंडिया के ऊपर भी लगातार इस बात का प्रेशर बना हुआ है कि इंडिया को भी अपनी पॉलिसीज इस तरीके से बनानी होगी जिससे कि वो मतलब क्या कर सके, इन ग्रीन हाउसेज गैसेस का जो इम्पैक्ट है उसको जल्दी से जल्दी कम कर सके। और इंडिया को भी कहीं ना कहीं अपना एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स करना होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर इंडिया को ये जो कमिटमेंट इंडिया करती है ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने का, तो उसको उस कमिटमेंट को भी पूरा करना होगा, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है आज का। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट ऑफ फर्स्ट स्लाइड। देखिए सबसे पहले शुड हेल्प, शुड आपका मॉडल वर्ब हो गया, हेल्प आपका V1 हो गया। जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर चलता है। टू मिटिगेट 2 + V1 आपने यूज कर लिया जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया। फॉर मैन्यूवरिंग का मतलब यहाँ देखो, फोर आपका प्रेपोजिशन हो गया, मैन्यूवरिंग का मतलब हो गया V1 + ing जो कि आपका जीरेंड है। वैसे मैन्यूवरिंग का मीनिंग होता है मैनिपुलेट करना, पैतरेबाजी करना। एस्केलेटिंग प्रेशर, प्रेशर आपका नाउन हो गया, तो एस्केलेटिंग V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एस्केलेटिंग का मीनिंग वैसे इंक्रीजिंग होता है, बढ़ता हुआ। Now let us move on to our second slide. Declaring a net zero plan. अब इंडिया को ये जो प्लान डिक्लेयर करना है, उसको घोषित करना है कि इंडिया अपना जो ग्रीन हाउसेज जो इम्पैक्ट है उसको जीरो तक लेकर आएगा। ये बड़ा थोड़ा मुश्किल तो रहेगा इंडिया के लिए। अंडर द पेरिस पैक्ट, पैक्ट का मतलब अग्रीमेंट हो गया, इज ए डिस्क्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट मतलब एस्पेक्ट कह सकते हो। तो इंडिया के लिए अकॉर्डिंग टू, देखो क्योंकि इंडिया पेरिस जो अग्रीमेंट है उसका एक मेंबर है और जब दूसरी सभी कंट्रीज को उसको फॉलो करना होगा तो इंडिया को भी ये फॉलो करना होगा। लेकिन इंडिया के लिए ग्रीन हाउसेज इंपैक्ट को कम करना ये क्या रहेगा, एक तरीके से डिस्क्वाइटिंग रहेगा। डिस्क्वाइटिंग का तो रेस्टलेस रहेगा। इससे इंडिया को बहुत सारी बेचैनी बढ़ गई है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी पोल्यूशन की बात की जाए तो इंडिया इज एट थर्ड प्लेस। इंडिया तीसरे नंबर पे आ चुका है जहां पर ग्रीन हाउसेज का जो इम्पैक्ट है सबसे ज्यादा है। सिंस इट वुड इम्पोज एक्सपेंसिव चॉइसेस, क्योंकि अगर इंडिया को ग्रीन हाउसेज गैसेस का जो इम्पैक्ट है उसको कम करना है तो डेफिनेटली सी बात है उसको ये जो रहेगा वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहेगा, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली रहेगा। पर्टिकुलरली खास तौर पर अगर बात की जाए इन एनर्जी प्रोडक्शन, जहां पर एनर्जी प्रोडक्शन की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, वहां पर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस का मतलब क्या होता है, इमिशन होता है। और इस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस को रोकना ये बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव होने वाला है। और इसी वजह से इंडिया की जो फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है वो काफी डिस्क्वाइटिंग है, रेस्टलेस है। दिस कॉनन्ड्रम, कॉनन्ड्रम का मतलब हो गया रिडल, जिसका अगर पहेली राइट, हैज बीन एड्रेस्ड। और ये जो पहेली है हैज बीन एड्रेस्ड, इसको एड्रेस किया जा चुका है, इसके बारे में बताया जा चुका है। एटलीस्ट पार्शली, पार्शली का मतलब होता है आंशिक तौर पर।
by visiting US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry। अभी फिलहाल अगर बात की जाए तो ये जो इंडिया को फिलहाल इंडिया का जो फिलहाल ग्रीन हाउस इम्पैक्ट को लेकर जो प्लान रहना चाहिए 0 प्लान तक, तो इसको एड्रेस किसने किया है, मतलब अभी फिलहाल मतलब जो यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय, एनवॉय का मतलब लिगेट, लिगेट का मतलब राजदूत बोल सकते हैं, जिन्होंने विजिट किया था और उन्होंने इस बात को एड्रेस किया था जो पेरिस एग्रीमेंट के हिसाब से सभी कंट्रीज को करना है। तो ऐसा अमेरिका ने क्या किया था, अमेरिका ने एड्रेस किया था, अमेरिका ने अपना एक स्पेशल राजदूत भेजा था, एनवॉय भेजा था, जिनका नाम है जॉन कैरी, विद द प्रॉमिस, इस बात के वादे के साथ, ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब वो पैसे की तरफ से भी मदद करेंगे, फाइनेंस करेंगे, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी तकनीकी भी हेल्प करेंगे, टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल का मतलब हो गया दैट कैन बी रिन्यूड और एक्सटेंडेड, मतलब किसी चीज को रिन्यू कर देना, दोबारा से मतलब नया बना देना। तो कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से इस बात के प्रॉमिस किए गए हैं इंडिया के लिए कि वो उनको फाइनेंस भी प्रोवाइड करेंगे, एट द सेम टाइम टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि एनर्जी को रिन्यू किया जा सके। द कोर, कोर का मतलब बेसिक कह सकते हो, फाउंडेशन कह सकते हो, और फ्यूचर डेवलपमेंट, और आगे आने वाला जो फ्यूचर डेवलपमेंट होगा कहीं ना कहीं वो क्या होगा, जो रिन्यूएबल एनर्जी रहेगी उसके ऊपर ही बेस रहेगा। स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कॉपरेशन, और जिन एरियाज में अमेरिका इंडिया का कॉपरेशन करेगा, सहयोग करेगा, टू ब्रिंग डाउन एमिशन, कि किस तरीके से जो ग्रीन हाउसेज का जो रिसाव है, एमिशन का तो रिलीज है, ये ग्रीन हाउसेज लगातार बढ़ती जा रही है, रिलीज होती है, किस तरीके से इन ग्रीन हाउसेज को कम किया जा सकता है, इसके अंदर जो अमेरिका है वो इंडिया का कॉपरेशन करेगा। इन दी एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब टू इंक्रीज समथिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं अमेरिका इंडिया का हेल्प करेगा किसके अंदर, जैसे कि जो ग्रीन हाउसेज का जो इमिशन है उसको कम किया जा सके, इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग एंड इंडस्ट्री। एट द सेम टाइम अमेरिका ट्रांसपोर्ट को लेकर, बिल्डिंग्स को लेकर एंड इंडस्ट्री को लेकर भी हेल्प करेगा। एंड फैसिलिटेटिंग मतलब हो गया, देखो फैसिलिटेटिंग का मतलब हो गया हेल्प करना, फंडिंग ऑफ 450 gigawatt of renewable energy by 2013 can advance the US India climate and clean energy agenda 2030 partnership। अब अगर बात की जाए इंडिया और अमेरिका के बीच के अंदर 2030 मतलब एक पार्टनरशिप हुई, उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जिसके तहत अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा। सबसे पहले तो अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा किस तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के इम्पैक्ट को कम किया जा सके। एट द सेम टाइम इंडिया मतलब अमेरिका इंडिया की हेल्प करेगा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बिल्डिंग के अंदर, और जो इंडस्ट्रियल जो एनर्जी होती है और उसको किस तरीके से उसको बढ़ाया जा सकता है। और 450 गीगावाट जो एनर्जी होगी उसका जो प्रोजेक्ट है, उसका जो एजेंडा है, उस एजेंडा को भी पूरा करने में इंडिया की हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं इंडिया और अमेरिका के बीच में जो अभी फिलहाल एक पार्टनरशिप हुई है, तो उसके अंदर अमेरिका कमिटेड दिखाई पड़ता है कि वो इंडिया की हेल्प करना चाहता है। एट द सेम टाइम अब इंडिया को भी जो जो अमेरिका उसे एक्सपेक्ट करता है तो उसको अमेरिका के लिए वो चीज भी करनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो पेरिस पैक्ट की अगर बात की जाए, पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए, जिसके तहत पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो इंडिया को ये चीज भी बहुत सीरियसली तरीके से लेनी होगी। मोर क्लैरिटी, अधिक स्पष्ट, क्लैरिटी का मतलब स्पष्टता कह सकते हैं, ऑन बायलिटरल, बायलिटरल का मतलब हो गया द्विपक्षीय, रोड मैप टुवर्ड्स इमिशन रिडक्शन में कम एट COP26। देखो COP26 का मतलब हो गया 2021 यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। 2021 के अंदर जो यूनाइटेड नेशंस है वो क्या करने वाला है, एक मीटिंग करने वाला है क्लाइमेट चेंज को लेकर। और अगर बात की जाए ये दोनों देश की बात की जाए, बायलैटरल यहाँ पे यूज किया गया, बायलैटरल अमेरिका और इंडिया के लिए यूज किया गया, उनका जो रोड मैप रहेगा कि किस तरीके से जो ग्रीन हाउसेज का जो एमिशंस है उसको कम किया जा सके, मे कम एट। और ये कब पता चलेगा,
जो कॉन्फ्रेंस होने वाली है नवंबर के अंदर, तो उस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये पूरा का पूरा रोड मैप है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा अमेरिका और इंडिया के लिए, राइट। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर सेकंड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखिए, अब यहाँ पे प्रोस्पेक्ट हो गया आपका नाउन, एंड डिसक्वाइटिंग हो गया आपका V1 प्लस ING, जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं। हैज बीन एड्रेस्ड, ये हो गया आपका पैसिव स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी के बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, प्रेपोजिशन के बाद V1 प्लस ING जीरेंड आप यूज कर लेते हो। मे कम, मे आपका मॉडल वर्ब हो गया जो कि पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, और कम आपका V1 हो गया। जनरली हम मॉडल वर्ब के बाद V1 यूज कर लेते हैं। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू अ थर्ड स्लाइड। इंडिया मीनवाइल मतलब इस दौरान, ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया नीड टू गेट ऑल स्टेट्स टू मिटिगेट इमिशंस। और इस दौरान अगर बात की जाए मीनवाइल, नवंबर में जो मीटिंग होने वाली है, तो इस दौरान ये जो टाइम पीरियड फिलहाल इंडिया के पास है, तो इंडिया जितने भी स्टेट्स हैं उनको क्या कह सकती है, टू मिटिगेट इमिशंस, की वो जो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं अपने एरिया के अंदर उनकी जो जुडिशरी एरिया है, जो उनका एरिया है, उस एरिया के अंदर वो क्या करें, अपना जो इमिशंस है, ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशंस है उसको क्या किया जाए, मिटिगेट किया जाए, उसको कम किया जाए, एंड हेल्प देम टू अडाप्ट। और उन पर्टिकुलर स्टेट्स को इंडिया मदद कर सकता है अडाप्ट करने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, टू क्लाइमेट लिंक्ड एक्सट्रीम वेदर एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन कॉज्ड बाय फॉसिल फ्यूल्स। और वो क्या कर सकता है इंडिया, तब तक उनकी मदद कर सकता है और उनको ऐसी स्कीम के तहत क्या कर सकता है, उनको एक्सेप्ट करा सकता है जिससे क्लाइमेट लिंक्ड, जिसके अंदर जो हमारा पर्यावरण है वो लिंक्ड है एक्सट्रीम वेदर एंड एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो पोल्यूशन होता है, फॉसिल फ्यूल्स and natural fuels such as coal or gas formed in the geological past from the remains of living organism। मतलब लिविंग जो ऑर्गेनिज्म थे उनके अवशेष से जो बना हुआ जो फ्यूल है उसकी बात की गई है। तो कहीं ना कहीं इंडिया को क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात अपने जितने भी स्टेट्स हैं उनको एड्रेस करना चाहिए कि किस तरीके से वो अपने जो ग्रीन हाउसेस का जो इमिशंस होता है उसको किस तरीके से कम किया जा सके। एट द सेम टाइम उनको कुछ ऐसे पॉलिसीज के लिए अडॉप्ट करना चाहिए जिससे कि जो फॉसिल फ्यूल्स का यूज किया जाता है, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन जो होता है उसको कम किया जा सके। एट द एंड ऑफ 2020 तक की अगर बात की जाए, ईयर मार्क्ड बाय कोविड-19, ये पूरा साल था वो कोविड-19 की वजह से क्या रहा, खराब चला गया, राइट। क्योंकि 2020 था, कोविड ने बिल्कुल इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड मैनी डिस्ट्रक्टिव स्ट्रॉम। और ऑब्वियसली बात है 2020 के अंदर सबसे बड़ा एक तो पेंडेमिक आया, कोविड-19 ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एट द सेम टाइम 2020 के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रक्टिव, कैटास्ट्रॉफिक मतलब विनाशकारी तूफान भी आए। The Union Environment Ministry declared that the country had achieved 21% of its 33 to 35% target to cut emission intensity of GDP by 2030। और फिलहाल अगर बात की जाए तो हमारी जो मिनिस्ट्री है, यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उसका ये दावा है कि उनका जो मतलब उनका ये दावा है कि 2030 तक की अगर बात की जाए तो उनका दावा था कि वो 33 से लेकर 35% तक जो इमिशन है उसको क्या किया जाएगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। और उसमें से भी इस मिनिस्ट्री का दावा है कि उसमें 21% तक जो इमिशन के अंदर जो रिडक्शन होनी चाहिए थी, जो ग्रीन हाउसेस गैसेस है उसके अंदर रिडक्शन जो होनी चाहिए थी, वो 21% तक अचीव कर लिया है आउट ऑफ 35%। अगर एक्चुअल में ऐसा है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन ये सिर्फ आंकड़ों में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकली इसको एग्जीक्यूट भी किया जाना चाहिए। सिमिलरली अगर बात की जाए, was generating 37.9 of the 40% of power from renewable। और जो नई रिन्यूएबल का मतलब नई चीजों से एनर्जी पैदा करना,
और एट द सेम टाइम इस बात का दावा भी किया जाता है कि 40% का जो टारगेट था उसके अंदर 37.9 जो परसेंट जो एनर्जी आउट ऑफ 40% वो क्या की जा रही है, पावर कैसे जनरेट की जा रही है, नई चीजों से, रिन्यूएबल चीजों से जनरेट की जा रही है। मतलब ये दावा किया गया है यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। दो हालांकि इनकरेजिंग, हालांकि ये जो बात है वो इनकरेज तो करती है, मोटिवेट करती है। द इमीडिएट चैलेंज लाइज इन कमिंग अप विद एन अडेप्टेशन फ्रेमवर्क टू हेल्प दोज एट हाईएस्ट रिस्क। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है ना कि अगर ऐसी बातें हैं तो डेफिनेटली बहुत इंकरेजिंग है, लेकिन फिलहाल जो इमीडिएट चैलेंज है, जो फिलहाल एक चैलेंज बना हुआ है, जो फिलहाल का सबसे बड़ा जो चैलेंज है, इस चीज के साथ आना कि किस तरीके से ये फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क मतलब ये जो स्ट्रक्चर है, किस तरीके से उसको अडॉप्ट किया जाए, स्वीकार किया जाए, टू हेल्प, उनको मदद करने के लिए, दोज एट द हाईएस्ट रिस्क, जिनके लिए सबसे बड़ा रिस्क बना हुआ है, उनकी किस तरीके से मदद की जाए। द मिलियंस, मतलब लाखों की संख्या की अगर बात की जाए, लिविंग इन द पाथ ऑफ एनुअल साइक्लोन्स, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसे क्षेत्र में रहते हैं, ऐसे एरियाज में रहते हैं जहां पे जनरली साइक्लोन्स आते रहते हैं, तूफान आते रहते हैं, इंक्लूडिंग रेजिडेंट्स ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का मतलब हो गया पॉपुलेटेड, कोस्टल सिटीज, कोस्टल मतलब तटीय जिसको बोलते हैं, जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्र के आसपास का एरियाज है, जहां पर बहुत ज्यादा क्या है, पॉपुलेशन है। अक्सर जब कभी तूफान आता है तो इस तरह की जो पॉपुलेशन है, वहां के जो लोग हैं सबसे ज्यादा इंपैक्ट होते हैं, वहां सबसे ज्यादा लॉस होता है, और इस वहां पर रहने वाले लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा रिस्क है कि किस तरीके से जो लोग कोस्टल एरिया के अंदर रहते हैं, तो उनको किस तरीके से उनको प्रिवेंट कराया जा सके, उनको किस तरीके से सेव किया जा सके, किस तरीके से, ये जो ऑब्वियस सी बात है, ये जो एक रिस्क बना रहता है उन लोगों के लिए, तो किस तरीके से उस रिस्क को कम किया जा सके और उनको एंश्योर, उनकी सेफ्टी को एंश्योर किया जा सके। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहता है। दिस इज अ थर्ड स्लाइड। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो, हैड अचीव्ड हो गया आपका पास्ट परफेक्ट, हैड के बाद आपने V3 यूज कर लिया, was जनरेटिंग V1 प्लस ing आपने यूज कर लिया, ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। टू हेल्प हो गया आपका 2 प्लस V1 जो कि आपका इन्फिनेटिव केस हो गया, राइट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर लास्ट स्लाइड। रेजिंग द एबिलिटी, रेजिंग का मतलब किसी को बढ़ाना हो गया, रेजिंग द एबिलिटी ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन to handle tens of millions of liters of water regularly dumped in just a few days requires planning। और अगर बात की जाए हमारी जो प्रशासनिक, देखो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब तो प्रशासनिक, जो हमारी एबिलिटी है, जो हमारी क्षमता है, उसको बढ़ाना होगा, जिससे क्या किया जा सके, जिसके हैंडल किया जा सके टेंस ऑफ मिलियन ऑफ वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर, यानी बहुत जो वाटर किया जाए, अगर बात की जाए टेंस ऑफ मिलियंस, 10 मिलियंस, 1 मिलियन के अंदर 10 मिलियंस होता है, और यहाँ पे टेंस ऑफ मिलियंस की बात की जा रही है। तो इतना सारा जो पानी है, इतना सारा जो वाटर है, रेगुलरली डंप, डंप का मतलब होता है डिस्पोज करना, फेंक देना, इन जस्ट फ्यू डेज रिक्वायर्स प्लानिंग। और इस तरीके से इतना सारा जो पानी है उसको फेंक दिया जाता है, खराब कर दिया जाता है। तो ये डेफिनेटली सी बात है, एक बहुत ही शॉकिंग एक सिचुएशन है। इसको एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत इसको मैनेज किया जाना चाहिए, इसकी प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए, एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट, मतलब एक राजनीतिक अगर बात की जाए, एक समर्पण होना चाहिए। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर ये जो एक बहुत बड़ा एक थ्रेट बना हुआ है, इस थ्रेट को क्या करना चाहिए, उसको प्लान करके उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। Making low cost insurance available for houses against climate related losses will raise resilience and lead to audits। अगर बात की जाए, देखो, और जो कोस्टल एरिया के अंदर जो लोग रहते हैं, अक्सर उनको हाउस, उन जब कभी भी साइक्लोन आता है, स्ट्रॉम आता है, तो उनके घर वगैरह है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए, लो कॉस्ट इंश्योरेंस, उनके ना कम कीमत वाले जो बीमा है उसको अवेलेबल कराना चाहिए उनके घरों के लिए, यानी उनके घरों का क्या होना चाहिए, उनके घरों का बीमा होना चाहिए, क्योंकि अक्सर उनके घरों का लॉस होता रहता है तूफान के अंदर। विल रेज रेजिलियंस, और अगर इस तरह की पॉलिसी को फॉलो किया जाता है तो इससे लचीलापन आएगा, एंड लीड टू ऑडिट्स। ऑडिट्स का मतलब यहाँ पे जनरली ऑडिट का मतलब होता है एनालाइजिंग द फाइनेंशियल टर्म्स,
फाइनेंशियल जो टर्म्स होती है उनको एनालाइज करना, इनकरेजिंग गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को इनकरेज करेगी टू रिड्यूस रिस्क। और ये गवर्नमेंट को क्या होगा, अगर ऑब्वियस सी बात है अगर उनके लिए लो कॉस्ट इंश्योरेंस बनाया जाता है तो डेफिनेटली सी बात है उनको हेल्प हो जाएगी। अगर आने वाले टाइम के अंदर स्टॉर्म के अंदर, साइक्लोन के अंदर उनके घरों को अगर नुकसान पहुंचता है तो डेफिनेटली सी बात है ये इससे एक लचीलापन आएगा, उन लोगों को लॉस के उनके घरों का जो लॉस हुआ है उनको वो कंपनसेशन मिल जाएगा। और इससे इनकरेजिंग गवर्नमेंट, और ये गवर्नमेंट है उसको भी एक तरीके से इंकरेजमेंट मिलेगा टू रिड्यूस रिस्क, और कहीं ना कहीं उन लोगों के रिस्क की भी कमी होगी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उन लोगों का रिस्क लाइफ, उनकी जिंदगी हमेशा हमेशा रिस्क में बनी रहती है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी रिस्क की भी कमी होगी। The Paris Agreement can easily fund much needed urban retrofitting. Retrofitting का मतलब होता है इंस्टॉल करना एंड बूस्ट एम्प्लॉयमेंट। द पेरिस एग्रीमेंट कैन इजिली फंड, और जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ है वो क्या कर सकता है, फंड कर सकता है मच नीडेड अर्बन रेट्रोफिटिंग। रेट्रोफिटिंग का मतलब इंस्टॉल करना, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट, और मतलब ये क्या है, सो डेफिनेटली सी बात है इससे क्या होगा, अगर पेरिस एग्रीमेंट की बात की जाए तो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो फंडिंग की जानी चाहिए वो उससे क्या किया जा सकता है, जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बूस्ट किया जा सकता है, उसको मजबूत किया जा सकता है। देयर इज आल्सो अ हेल्थ इंपैरेटिव, और सबसे बड़ा जो कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ होता है। इंपैरेटिव का मतलब हो गया इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी, और हेल्थ है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हीट स्ट्रेस हैज ए सीवियर इम्पैक्ट, और ये जो हीट स्ट्रेस की बात की जाए, ये बढ़ती हुई जो गर्मी है, हैज ए सीवियर इम्पैक्ट, और इसका जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा, इसका जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है, एंड कॉजिंग हायर मोर्टेलिटी, मृत्यु दर, डेथ रेट अमंग दी वल्नरेबल एल्डरली। देखो वल्नरेबल का मतलब दोज हु आर इजिली विक्टिमाइज्ड, वो इंसान जो आसानी से पीड़ित हो जाते हैं। एल्डरली का मतलब बूढ़े लोग। और अक्सर अगर बात की जाए ये जो हीट है उसका जो स्ट्रेस है, यानी ये बढ़ती हुई गर्मी जो है उसकी वजह से जो बूढ़े लोग हैं वो अक्सर मतलब जल्दी उससे इंपैक्ट होते हैं, उससे विक्टिमाइज हो जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो कहीं ना कहीं गर्मी की वजह से ज्यादा जो लोग मरे हैं उनमें ज्यादा संख्या किनकी है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है। These growing problems, और ये जो बढ़ती हुई जो दिक्कतें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, but also represent an opportunity to steer post COVID-19 policy towards benign का मतलब होता है pleasant and beautiful green development for a low emissions future। हालांकि अगर बात की जाए ये जो प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती जा रही हैं, प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, अ कॉइन हैज टू फेसेस, राइट। एट द सेम टाइम ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी भी है जिससे क्या किया जा सके, टू स्टीयर टू टू चैनलाइज पोस्ट कोविड-19 पॉलिसीज। यानी जो कोविड-19 से रिलेटेड जो पॉलिसीज की अगर बात की जाए, यानी कोविड-19 के बाद जो पॉलिसीज होंगी पोल्यूशन को कम करने की, ग्रीन डेवलपमेंट, जिससे क्या किया जा सके, ये जो हमारा ग्रीन डेवलपमेंट का मतलब यहाँ पर अगर बात की जाए कि किस तरीके से इन्वायरमेंट को पोल्यूशन फ्री किया जाए, प्लांटेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिससे कि मतलब ये जो ग्रीन हाउसेस जो इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके फॉर अ लो इमिशंस फ्यूचर। और आने वाला जो फ्यूचर हो उसके अंदर जो ग्रीन हाउसेस जो गैसेस का जो इम्पैक्ट है, इमिशन जो है उसको कम किया जा सके। तो कहीं ना कहीं ये पूरी दुनिया के अंदर क्या एक एक तरह का अगर बात की जाए, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है जिसके तहत वो क्या कर सकते हैं, ग्रीन हाउसेस का जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सकते हैं। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ही एक ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी रहेगी जिसके तहत अगर वो ग्रीन डेवलपमेंट को क्या देते हैं, बढ़ावा देते हैं। पॉलिसीज मस्ट पुट नेचर एट द सेंटर, और जितनी भी पॉलिसीज बनाई जाती हैं उन पॉलिसीज के अंदर नेचर को सबसे पहले लेकर आना चाहिए। नेचर को आप कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मान सकते हैं, नेचर के साथ आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। चाहे आप कोई भी पॉलिसी बनाए, उन पॉलिसीज के अंदर सबसे पहले नेचर को ध्यान में रखा जाए। अगर आपकी पॉलिसी से नेचर को हैम्पर
हो रहा है, अगर आपकी पॉलिसी से नेचर को इम्पैक्ट हो रहा है, तो उन पॉलिसीज के अंदर मॉडिफिकेशन की जानी चाहिए, चेंजेस किए जाने चाहिए, राइट। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल था आज का, सजेस्टिव आर्टिकल था, जिसके अंदर सजेशन किया गया था जिसके अंदर कि किस तरीके से जो ग्रीन हाउसेज का जो इम्पैक्ट है वो एक थ्रेट बना हुआ है पूरी दुनिया के लिए, और इंडिया के लिए भी बना हुआ है, क्योंकि इंडिया भी 3rd प्लेस पे आ गया है ग्रीन हाउसेज के केस पे अगर बात की जाए, राइट। सो दिस इज a last slide. Now let us discuss the grammar concept. देखो डम्प्ड आपका हो गया V2 जो कि पास्ट इंडेफिनाइट है, will raise हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट, to reduce हो गया इंफिनिटिव केस आपका 2 + V1, ग्रोइंग प्रॉब्लम्स आपका नाउन हो गया, तो ग्रोइंग हो गया आपका V1 + ing जो कि आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, और उसके साथ आपने यूज कर लिया पुट, जनरली मॉडल वर्ब अपने साथ V1 लेकर आता है, राइट। So my dear readers, this is all about from my side. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another video. Till then, bye-bye. Take care. Have a nice day.